पढ़ो। मैं आगे बैठा था, ठीक है। चलो, अब बात आई थी इनेट इम्यूनिटी की। किसकी भी हुई थी? इनेट इम्यूनिटी। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना इनेट इम्यूनिटी। देखिए लास्ट क्लास में यहाँ पर यहाँ तक बताया था इनेट इम्यूनिटी एक तरीके की नेचुरल इम्यूनिटी है जो जन्म के साथ साथ बेबी को मिलती है, प्रेजेंट बाय फ्रॉम बर्थ। और ये क्या है? ये इनबॉर्न कैपेसिटी है बॉडी की, ताकि वो पैथोजन से बॉडी का बचाव कर सके। और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है। ये कभी भी किसी तरीके के प्रीवियस एक्सपोजर के फॉरेन बॉडी पर से नहीं डिपेंड करती। मतलब कोई भी आएगा, कोई भी बाहर का इंसान है, ये सबसे पहले उसके ऊपर अटैक करेगी। जब नहीं संभलेगी तो बात तब आगे देखा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़ाया था। चलो, इनेट इम्यूनिटी लिखो सबसे पहले, उसी में अगला पॉइंट लिखो, इनबॉर्न रेजिस्टेंस टू डिजीज। possessed by all living organism. Next is it is non-specific type of defense. Next is very important, does not depend on prior contact with microorganism. जैसे आपका कोई मोबाइल छीन के भागने की कोशिश करे, क्या करेंगे? पकड़ेंगे। आपकी कोई पर्स खींच करके भागना शुरू करे, लड़कों की वॉलेट कोई लेकर के भागना शुरू करे, इन तीनों ही कंडीशन में क्या आपके कभी पर्स चोरी हुई है क्या? आपका मतलब कोई लेके भागा है क्या सामने से? ठीक है, आपका कभी कोई फोन लेके भागा है? तो आप मेरी बात समझिए, चलो जैसे ये शहनवाज की बात करते हैं, शहनवाज का कोई फोन लेकर के भागा है, ठीक है, तो शहनवाज ने इसको सबसे पहले पिक करने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश करी। शहनवाज का ही कोई अगर वॉलेट फ्यूचर में लेकर के भागने की कोशिश करेगा तो शहनवाज क्या करेंगे? पकड़ेंगे। ये क्या इस बात से डिपेंड करता है कि इनकी पहले पर चोरी हुई, अब जैसे दोबारा इनकी कोई फोन चोरी करे तो फिर से उसको पकड़ेंगे। तो ये दोबारा पकड़ने की जो इंफॉर्मेशन है, क्या ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि इनकी पहले कोई फोन लेके भागा हो और इन्होंने जो एक्शन परफॉर्म किया उसके हिसाब से अगली बार वैसा ही परफॉर्मेंस देंगे? नहीं, ये एक जनरलाइज तरीका है। हाँ, ये एक जनरलाइज तरीका है कि कोई भी चीज आपसे आपकी दूर जाएगी तो आप उसको वापस से पाने की कोशिश करेंगे, राइट? इसी तरीके से बॉडी में कभी भी कोई भी पैथोजन आएगा, जानते हो ना जानते हो, पहली बार आया हो, दूसरी बार आया हो, कभी भी आया हो, हमारा बॉडी सबसे पहले क्या करेगा? कोशिश करेगा कि इनको भेज करके कोई भी फॉरेन बॉडी है उसको, उसके खिलाफ हम ये रिस्पॉन्स शुरू कर दें। बात समझ आ गई? अब बात आती है यहाँ पे लिखा क्या है कि ये डिपेंड नहीं करता है कि क्या इसके पहले कभी हम किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए थे कि नहीं। नाउ नेक्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी। अगला लिखिए, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिस्पॉन्स टू टाइप। कितने टाइप की? 2 टाइप की होती हैं। चलो अभी उसको नहीं पढ़ा रहे, अभी यहाँ पढ़िए।
माफ कीजिएगा, ये हो गया इनेट इम्यूनिटी। अब बात आई है कि बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिस्पॉन्स इम्यूनिटी, इनेट को मत वो करिए, इनेट खत्म हो गया यहाँ पे, इनेट को ये हटा दीजिए, ये वाला एरो हटा दीजिएगा, बस ये वाला एरो काट दीजिए। नेचर ऑफ रिस्पॉन्स इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। किस टाइप की? अब ये दो टाइप में क्या था, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन कौन सी? और अगला था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी तो पढ़ा दी, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्वायर्ड, अरे लिखो ना खाली इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो अगली डालो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो, आप लोगों ने कुछ लड़कों को देखा होगा जो बहुत तेज लड़ाई करते हैं, मतलब जरा सा भी कुछ हुआ नहीं वो लड़ाई शुरू कर देते हैं। क्या आपको पता है ऐसा कैसे हुआ होगा, शुरू कैसे हुआ होगा? एक बार वो शरीफ रहे होंगे और वो किसी बात पे लड़ाई हो गई, वो मार खाए होंगे। अब उस एक्सपीरियंस को देख करके उनको ये पता कि इतने समय के बाद हाथ छूट जाना चाहिए। मेरी बात समझिए, जो यहाँ पे बहुत अच्छा लड़ाई करता होगा, वो पहले कभी ना कभी मार खाया होगा। उसके ऊपर किसी ने पहले हाथ छोड़ा होगा, उसको मौका नहीं मिलेगा, पहले वो सोच रहा होगा, वो समझ नहीं पाया होगा कि मारना चाहिए कि बाद से ही मामला सुलझ जाएगा, इतने में अगले ने हाथ छोड़ दिया। अब आप समझिए, इस रिस्पांस को लाने के लिए दोबारा आप रिटेलिएट करते, इस रिस्पांस को आने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। पता भाई मारा, उतने में एक और पड़ गई। आप मेरी बात समझे, ये शुरुआत है, लेकिन अब एक बार आपकी मेमोरी बनी और एक बार लगा कि अब तो कुछ नहीं होना, मारना ही है, तो आप शुरू हो गए, ठीक है, हो गई इतनी बात। अब कल को दोबारा फिर ऐसी कोई कंडीशन आई, अगला हाथ उठाता उसके पहले ही मार दोगे। तुमको पता चल चुका है ऐसी सिचुएशन में ज्यादा करीब आने के बाद कुछ भी हो सकता है, तो अगला मारे इससे पहले हम ही शुरू हो जाए। और एक टाइम के बाद आपका दिमाग इस तरीके से काम कर रहा होता है कि अब कुछ भी हो सकता है तो तुम ही शुरू हो जाओ, राइट? तो सेकेंड रिस्पॉन्स क्विक था कि स्लो था? सेकेंड रिस्पॉन्स क्विक था कि स्लो था? क्विक था। पहली बार जब लड़ाई हुई तो रिस्पॉन्स कैसा था? स्लो था। कि पहली बार यही नहीं समझ में आता कितना तेजी से मारना है? सच बता रहे हैं, पहली बार इंसान के अंदर रहम होता है, सोचता है कि अरे यार अगले को लग जाएगी, बीमार कुछ हो जाएगा। पहली बार लड़ाई में आदमी बहुत सोचता है, हाँ कितना तेज मारना है, तो कभी कभी धीरे से मारेगा, फिर लगेगा अरे नहीं तो साला बेरहम है, अब इसको तेज मारो। अगली बार क्या है, इंटेंसिटी फिक्स हो चुकी है, इससे कब तो मारना ही नहीं है कि नहीं? ये बात ये है कि नहीं? जो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कह रहे सर। चलो अब बात आती है, तुमको समझ में आया बोलो तो। हाँ, एडाप्टिव या इसी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि ये एडाप्टिव नेचर होती है। पहली बार मार खाने के बाद दूसरी बार समझ में आता है, एडाप्ट किया आपने, अपनी बॉडी को एडाप्ट किया। तो लिखिए इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस, नोट करो बेटा, डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल throughout the life after birth। ठीक है, चलिए इसी को एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं या
अब देखो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। अब मेरी बात समझो, ये तुम थे और ये कोई आदमी था, और ये कोई बच्चा था। अब तुम खड़े थे, तुमको इसने मारा चट्ट से, और तुम यहाँ खड़े थे, इसने तुम्हें भयंकर मार दिया। अब बताओ कहाँ पे तुम्हारा रिस्पांस रिवर्स में तेज होगा? जिस इंटेंसिटी से तुमने इसको मारा, क्या उसी इंटेंसिटी से तुम इसको मारोगे? नहीं। हाँ, कभी कभी ये छोटे बड़े बच्चे मार लेते तो एक दो बार संभल जाता है, तीसरी बार आप थोड़ा सा उसको परेशान कर देते हो, और मतलब दोनों के लिए इलाज सेम नहीं था। बात समझ में आई? तो चार्टा स्पेसिफिक हो गए। बात को समझिए, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि किस एंटीजन के खिलाफ क्या रिस्पॉन्स करना है वो जनरलाइज नहीं है, स्पेसिफिक है। इनके लिए कुछ और इनके लिए कुछ और। इसी तरीके से ये मतलब किस पैथोजन के लिए किस तरीके का रिस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होना है, वो वही सेम रिस्पॉन्स किसी दूसरे पैथोजन के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। तो इट इज वेरी पैथोजन स्पेसिफिक। ठीक है। और एक बात समझिए कि मान लो जैसे किसी बच्चे ने तो मारा, तुमने उसको थोड़ा सा मारा, अब दोबारा मान लो रोने लगा, नहीं वो तो वो चीख चीख के रोने लगा, बेहोश हो गया, गिर गया। अगली बार जब आपको मारना होगा तो आप इंटेंसिटी सेट करेंगे। हाँ, कितने में? तो कहने का मतलब क्या है कि पहली बार का रिस्पांस और दूसरी बार के रिस्पांस, पहली बार के रिस्पांस के हिसाब से जो इस इंफॉर्मेशन आपके पास स्टोर है उसके हिसाब से आप क्या निकालोगे? अगले चाटे की इंटेंसिटी। ठीक है। और वो बहुत क्विक होगा, उसने चट्टे मारा, तुमने चट्टे से मार दिया, मतलब इधर सोचना भी नहीं पड़ा। ठीक है। अब आप मेरी सब बात समझे। इट इज वेरी पैथोजन स्पेसिफिक, और ये डिपेंड किस पे था? इट डिपेंड्स ऑन प्रायर कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस, आप चाहो तो लिख लो सेंटेंशनल, आप चाहो तो मेरे जैसा लिखो, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी बात, पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब है कैरेक्टराइज्ड बाय इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। चलो महक, मेमोरी सेल कौन सी होती है? हेल्पर टी सेल। हाँ, पता है महक सिलेक्शन कब होगा? जब जितनी देरी से हम क्वेश्चन पूछे उतनी देरी से तुम आंसर दो, हो जाएगा सिलेक्शन। आगे बढ़े, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैंने लिखवा दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको दो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। चलो, क्या क्या लिखना है आपको? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ये स्पेसिफिक होता है। डज नॉट डिपेंड ऑन प्रायर कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे डिपेंड ऑन प्रायर कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अभी तो लिखा है तुम लोगों ने, चाहो तो लिखो, चाहो तो रहने दो, जितनी चीज़ें अंडरलाइन की है बस वही लिखो। बेटा जहाँ तुम खोल के बैठे उसके एक पेज पहले खोलो, जस्ट उसके एक पेज पहले देखो। हाँ, है ना, इनफ बैरियर है, बस वही। चलो, अब बात आती है कि सलाइवा, टीयर, स्वेट, इन सब में लाइजोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। इट कैन डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रोब किससे अटैच नहीं कर पाएगा?
किसी भी ऑर्गेनिज्म से, और ज़्यादा कुछ ब्रेक कर दिए तो मर ही जाएगा। ठीक है, एक स्टार बना के साइड में लिखो, इसमें मत लिखना बेटा, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बस स्टार बना के अपने कॉपी में कहीं भी खाली जगह हो वहाँ ये बात लिखो, जहाँ भी तुम्हारे कॉपी में एक्स्ट्रा खाली जगह हो वहाँ ये बात लिखो कि सलाइवा, टीयर, स्वेट कंटेन लाइजोजाइम। सुसाइड बैग्स कहते थे, याद है? ठीक है, डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। अगली बात आती है ऑयल, या आप कह सकते हो सीबम, एंड स्वेट ऑफ स्किन। हैव pH 3 to 5। pH की रेंज क्या है? 3 से 5 तक। अब बात आती है these are an effective inhibitor of microbial growth। अब बात आती है, छोटा सा स्टार बना, जो जो चीज़ें अलग से हैं उसको स्टार बना के लिखा करें। स्किन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हो गया? ठीक है, अनायता समझ आ रहा है बेटवा तुम्हें? हो गया? डन? नदीम समझ आ रहा है? चलो बताओ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है? बर्थ के बाद स्पेसिफिक। अब हेडिंग डालो, टाइप ऑफ बैरियर्स। टाइप्स ऑफ बैरियर। नोट करें जल्दी। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। फिजिकल बैरियर, बस एक बार फिजिकल लिखो, बैरियर तो सब जगह कॉमन है। फिजिकल बैरियर, तो मुझे अगर आपका ये नाम लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, हाँ स्मार्ट बनिए। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। आ रहा है? ठीक है, बुक में भी दिया है, वही लिख रहे हैं क्या? अलग से लिखें बेटा। होगा क्या कि चलो आप लिख रहे हो तो लिख लो, बट बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। ये अच्छा तरीका है लेकिन रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, चलो लिख लें। ऐसा करिएगा, इस बुक में बहुत सारे पेजेस ऐड करा लीजिएगा, स्पाइरल बाइंडिंग कराइएगा, और हर पेज के बीच में एक पेज ऐड करा लीजिए, उसी में लिखिए, तब जा करके ये काम आएगा। वरना नोट्स अलग रखिए। हाँ, सही तरीका तो ये है कि नोट्स अलग रखिए, एनसीईआरटी अलग रखिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कोई एक चीज़ पढ़ोगे कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ठीक, चलो चलो इतना लिख लो, हो जाएगा। हेडिंग डालो, फिजिकल, फिजिकल बैरियर।
अब फिजिकल बैरियर में दो चीज़ें हैं, स्किन और एंड की जगह प्लस लिख लें, स्किन प्लस और एंड एक ही बात। फ्लो चार्ट में लिख रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन है ट्रैपिंग माइक्रोब्स। हाँ, जब आप लोग कभी कभी आछी करते हो और कुछ बाहर बाहर आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी लगी होती है, हाँ, चिपचिपा सा होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि वो माइक्रोब डस्ट वगैरह सबको ट्रैप कर लेता है, ठीक है, इसीलिए वो इतना स्टिकी होता है, ठीक है। और वहीं पर अब उसमें खाने वाने जैसा तो कुछ होता नहीं, न्यूट्रिशियस कुछ होता नहीं, हाँ, न्यूट्रिशियस कुछ होता नहीं, तो माइक्रोब वहाँ ग्रो कर पाएगा या मर जाएगा? ऑप्शनाइज हो जाएगा या मर जाएगा, ठीक है। मतलब जो अपना खाना लेके आया तो वही खाएगा, वही बचेगा तो मर जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। स्किन का काम क्या है भैया? स्किन एंट्री ही नहीं होने देता माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब आपकी जो सुपरफिशियल स्किन है ये सब डेड है, इसीलिए जब आप टैनिंग वैनिंग हो जाती है ना, जो कहते हैं टैन हो गया, तो आप क्या करते हो? स्क्रब वगैरह करते हो तो यही निकल जाती है, ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि एक स्क्रब होता है जिसमें फिश फिश वाला होता है, पेडिक्योर मैनिक्योर, पेडिक्योर कराते हैं। उसमें क्या करते हैं कि पैर की डेड स्किन्स को हटाने के लिए मछलियों का यूज़ करते हैं, मछलियाँ उसको खा जाती हैं। ऐसा करते समय क्या होता है, क्योंकि मछली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके बॉडी पर बहुत सारे तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, राइट। फंगस हो सकता है, फंगस ज़्यादातर फंगस होता है उनकी। कभी भी देखना मछली आप लाए और कुछ दिन बाद उसकी स्किन, उसकी फिन्स पे कुछ फंगस, जैसे आपने कभी देखा होगा पोलर बियर वगैरह पे देखा होगा तो उनके ऊपर फंगस वगैरह लगे होते हैं, नहीं देखा होगा? देखा होगा। एक बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत लेजी सा एनिमल होता है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है, कोयलाज या क्या कहते हैं उसको, कोयला कहते हैं शायद, या कुछ और कहते होंगे, कोयला कहते हैं, मुझे नहीं पता, कोयला कहते हैं उसको। उसकी बॉडी पर फंगस लगा और एल्गी लगती है। स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर भी वैसा होता है, कोयलाज भी होते हैं, ठीक है। तो उनका उसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। चलो इधर समझे। अब इसका इसी तरीके से फिशेस पे भी होता है। होता क्या है कि आपने वो पेडिक्योर कराया, पैर से, पैर की डेड स्किन मछलियों से निकलवाई, आपको तो गुदगुदी आ रही थी। अब वो जैसे ही डेड स्किन उसने खा ली, अभी मछली को, मछली को क्या पता खाना खत्म हो गया, वो फिर आपके पैर के कांटेक्ट में है और अब माइक्रोब डायरेक्टली आपके लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ चुका है। फंगस आपकी लिविंग सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, वो आपकी बॉडी से चिपक चुका है। आपकी नई नई, अरे यार पहली लेयर हटाओगे तो अंदर वाली तो जिंदा है, उसके कांटेक्ट में आ गए, खेल शुरू हो चुका आपके साथ। अब यहीं से होगा आपको इन्फेक्शन, यही होता है। और इसी वजह से बहुत सारी मौत भी हो चुकी हैं और इसको बैन किया गया, इंडिया में बैन है ये वाला पेडिक्योर, मछली वाला एक्वा करके पता नहीं क्या होता है, इंडिया में बैन है। इलीगली लोग यूज़ करते हो तो आई डोंट नो। चलें अब मेरी बात को समझे। हेडिंग डालें फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिक बैरियर, या तो इसमें क्या होते हैं फिजियोलॉजिक बैरियर्स। यहाँ पे जैसे सिक्रीशंस ऑफ बॉडी लाइक HCl in stomach, like saliva in mouth, tear, ठीक है, सॉरी, और यहाँ लिखिए टीयर इन आई, ठीक है। दीज आर फिजियोलॉजिक बैरियर, ठीक है। एंड they fight against microbes, they fight against microbes. Now the next is cellular barrier. पहले मैं आपको सिखा दे रहा हूँ है क्या। अब सेल्यूलर बैरियर क्या होती हैं? बहुत तरीके की पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, दैट इज कॉल्ड एज PMN न्यूट्रोफिल्स। अब बात आती है कि कौन कौन हो सकती हैं पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। एक तो ये नाम हो गया,
आ रहा है नदीम, इस साइड लिखा हुआ है देखो, ठीक है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल लिखा है आपकी बुक में, लिखा है ना, 2 ही लिखा होगा, मैं और आपको लिखवा दे रहा हूँ, एनके सेल्स और मैक्रोफेजेस, नोट कर लो, उसी के सामने लिख लो बेटा, एनके सेल्स और मैक्रोफेजेस, इनका काम क्या है। अब ये क्योंकि ये सेल है तो ये इन पैथोजन को क्या करेंगी, मार के खा जाएंगी। इनका फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करती हैं, फैगोसाइटोसिस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब, किसको मारती हैं, माइक्रोब को मार देती हैं, ठीक है। अब बात लिखा हुआ है, कुछ एक बात लिखी हुई है बहुत अच्छी सी, कि जो पीएमएनएल सेल्स होती है, ल्यूकोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, एनके सेल्स होती हैं, ये ब्लड और टिश्यू दोनों जगह पाई जाती हैं। इनकी लोकेशन लिख लो, लोकेशन, ब्लड एज वेल एज टिश्यूज, मतलब ये टिश्यू लेवल पे भी पाई जाती हैं और सेलुलर लेवल पे भी पाई जाती हैं, और क्या होता है, ह्यूमोरल लेवल पे भी पाई जाती है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, तुम लोग नोट कर पा रहे हो बच्चों, हो गया, किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, राइट। आगे बढ़ जाऊं, ये देखिए दिख रहा है, ब्लड लेवल पे भी है और सेलुलर लेवल पे भी है, तो दे फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। अब बात आती है साइटोकाइन बैरियर। अभी देखिए आपकी टिश्यू टीयर हो गई है, देखो मदर टीयर या टिश्यू टीयर का ऑर्गन, मतलब आपके यहाँ पर इन्फेक्शन ऐसी जगह पे हुआ जहाँ लिविंग टिश्यू है, और यहाँ पर देखो क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखा है साइटोकाइन, व्हाट आर साइटोकाइन, साइटोकाइंस जैसे कि इंटरफेरॉन्स, और कौन था, इंटरल्यूकिन्स, पढ़ाया था ना, साइटोकाइन 2 तरीके की थी, इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन्स थे। तो यहाँ पर लिखा है कि साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर में क्या है, तो लिखा हुआ है कि देखो, लिखा है मैंने कैसे लिखा है कि इम्यून सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, इम्यून सेल सिक्रीट इंटरफेरॉन, इनका फंक्शन क्या होता है, दे इन्वॉल्व इन द डिफरेंशिएशन ऑफ देखिए दे इन्वॉल्व इन, मैं दूसरा कोई कलर यूज कर ले रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊं। अब बात आती है इम्यून सेल्स, ऐसे लिख लीजिए, इम्यून सेल्स ये सिक्रीट करती हैं साइटोकाइन, ठीक है, केमिकल है। अभी साइटोकाइन जैसे कि एक एग्जांपल है इंटरफेरॉन, ठीक है। अब ये क्या करता है, विल स्टिमुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल, या फिर इम्यून और इम्यून सिस्टम। और अब बात आती है, एक फंक्शन तो ये हो गया, और फंक्शन नंबर 2, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। अब बात आती है कि साइटोकाइन प्रोड्यूस कौन करता है, या इम्यून सेल सिक्रीट साइटोकाइन, साइटोकाइन कौन कौन से प्रोड्यूस करता है, इम्यून सेल्स करती हैं। अगला एग्जांपल था वायरल इन्फेक्टेड सेल, याद है, ठीक है, नोट करो, पढ़ो बेटा, जो मेन काम के लिए है उसको छोड़ करके तुम भटक रहे हो। क्लास शुरू हो रही है, क्लास में कोई बात के मजाक हो रहा है तो इट इज ओके, तुम अपना मजाक क्रिएट करने बैठे हो तो दिस इज नॉट ओके, मतलब तुम अपना नुकसान कर रहे हो एक्चुअली। हम मजाक चीजों को लाइट रखने के लिए कर रहे हैं, आप मजाक एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, राइट।
आगे बढ़ जाओ। कोई बताएगा आंसर? ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए एक्वायर्ड हेडिंग डालिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लिखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो तरीके की होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे तुम्हें कोल्ड हो जाए, तुम्हें टाइफाइड हो जाए, तुम्हें मलेरिया हो जाए, अब कुछ दिन के बाद, पहले तो मलेरिया में बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर तुम बेशर्म होकर के इलाज नहीं कराओगे तो बॉडी कहेगी यार ये इंसान बहुत हीट टाइप का है, मुझे कुछ करना होगा। बॉडी खुद से कुछ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेंगे। तो पहले सेम बीमारी से तुमको ज़्यादा तकलीफ होगी, लेकिन बाद में उससे कम तकलीफ होगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। जो सेम केस था टाइफाइड मैरी के केस में। दूसरे तरीके की बीमारी, जैसे तुमको सांप काट लिया, ठीक है, जैसे तुमको कोविड आया। अब दूसरी बात, कोविड आया तो तुमको वैक्सीन लगाई गई। क्या लगाई गई? वैक्सीन। अब वैक्सीन जो लगी है वो है क्या? एक्चुअली दवा है क्या? एटीनेटेड वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन होता है। एटीनेटेड का मतलब होता है सबसे कमजोर वाला। जैसे तुम समझो कि तुम्हारा ट्रेनर, तुम अगर टाइकांडो सीखने जा रहे हो या बॉक्सिंग सीखने जा रहे हो, तो जो तुम्हारा ट्रेनर है वो जो तुमको पंच मारेगा वो कितना तगड़ा होगा, इतना कि जबड़ा टूट जाए, या इतना कि तुमको पेन तो हो और तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे रेजिस्टेंस ले करके आए, लेकिन तुम्हारा जबड़ा बचा रहे। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बात को समझिए। तो अगली बार कभी आपको उसकी उस इंटेंसिटी, अब आप ट्रेन हो गए, एक लेवल तक सहने के लिए ट्रेन हो चुके हैं, तो आप उसके ऊपर कभी हल्का फुल्का सह लोगे। तो अब अगली बार कभी भी तुमको किसी वाकई में किसी ओपोनेंट से सामना हुआ तो वो रहम करेगा क्या? लेकिन तुम्हारे मास्टर साहब ने तुमको मार मार के इतना सिखा दिया कि इतना फुल्का ट्रेन अगर पड़ेगा तो तुम्हें तो दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी देखते हो वो अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, अपने आप को थोड़े मोड़े से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, फिर उसको मिला के देते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का सिर्फ इतना मतलब है, ये एक तरीके की एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि पहले आपको नुकसान हुआ है, आपको दर्द हुआ, तकलीफ हुई ना, और जो है आपने उसका रिस्पांस देना शुरू हुआ, फिर वो मामला सलट गया। दूसरा रिस्पांस, बॉडीगार्ड, आपको कोई मारने आ रहा था या आपको कोई मार दिया, डॉक्टर ने तुरंत इलाज करके उसको सही कर दिया, या फिर आपको कोई मारने आ रहा था, पहले ही बॉडीगार्ड तैयार करके रखे, ठीक है, वो आपको हार्म कर पाएगा क्या? नहीं। तो इसी तरीके से आप समझिए कि आपको टिटेनस टिटबैक लगवाते हैं आप लोग, ATS, ठीक है, एंटी टिटेनस सीरम, ठीक है, सीरम होता है वो। सीरम मतलब क्या है कि प्लाज्मा सेल्स हैं। सीरम मतलब प्लाज्मा सेल है। कभी तुम लोगों ने ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में सीरम बहुत सुना होगा, हाँ, सीरम लगा रहे हैं, ये जो क्रीम है इसमें सीरम है, और भैया इससे एजिंग ऑफ स्किन कम हो जा रही है, आप जवा त्वचा रहेगी, 35 साल में भी 20 साल की लगेंगी, हाँ, झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी, बालों में भी सीरम एक्चुअली है क्या? सीरम एक तरीके की प्लाज्मा सेल्स है। क्या है? प्लाज्मा सेल्स है। जैसे कि सीरम जब आप कभी भी हेयर डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप लोग ने सुना होगा कि आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से 5 ml प्लाज्मा लेंगे। कितना लेंगे? 5 ml प्लाज्मा लेंगे। अब उसको उन्होंने आपकी ब्लड से निकाला और उसको सेंट्रीफ्यूज कराया। क्या कराया? सेंट्रीफ्यूगेशन किसी भी चीज का होता है तो भारी चीज नीचे, हल्की चीज ऊपर। जो ये हल्की चीज है, अच्छा, नई सेल हल्की होगी कि भारी? नई सेल हल्की होगी कि भारी? हल्की होगी। तो आपके जो आप जब सेंट्रीफ्यूज करोगे, मतलब किसी तेज को तेज घुमा दो, तो जो बाहर के साइड कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल, अंदर के साइड सेंट्रीपेटल। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके चीजों को अलग अलग, जैसे
आपके घर में मम्मा सूप ऐसे ऊपर नीचे करती होंगी, तो डस्ट आगे, हल्की डस्ट आगे और भारी चावल का दाना पीछे, यही तो होता है। यही इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक है। अब इसको कराने से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हुआ क्या। जो आपकी नई, तो आपने सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी, आपने सुना होगा, पीआरपी थेरेपी सुना है? प्लाज्मा रिच प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसके कभी सुना होगा कि भैया स्किन में बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं या क्यों एजिंग हो रही है, तो क्या होता है कि जो हीरोइन के क्या होता है कि यहाँ पर डर्मेटोलॉजिकली क्या देते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। इंजेक्शन से, सिरिंज से धीरे धीरे माइक्रो नीडल्स होती हैं, उससे प्लाज्मा को आपके स्किन में डालते हैं। आपने सुना भी होगा हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा एक और तरीका है बाल को उगाने का, वो है पीआरपी थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। उसमें क्या करते हैं, आपके स्कैल्प में 5 ml ब्लड लिया, वही जो बताया मैंने सीरम जो आपने बनाया, ऊपर वाला पार्ट उसको आपने निकाला और उसको आपके ब्लड के, आपके स्कैल्प में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये प्लेटलेट रिच सेल्स हैं, मतलब ये प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट है, ये बिल्कुल यंग प्लेटलेट है ना। तो ये स्टेम सेल्स की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? स्टेम, क्योंकि बोन मैरो से जस्ट बन के आई थी और अभी डिफरेंशिएट नहीं हुई, बहुत यंग सेल्स हैं, डिफरेंशिएट नहीं हुई है, प्लेटलेट बनी नहीं है, प्लेटलेट जैसी है लेकिन प्लेटलेट बनी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा यंग सेल्स हैं। तो ये लोकेशन के आधार पर कुछ भी बन जाएंगी। अगर आप इसको लिवर में डालोगे तो लिवर की सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, अगर आप इसको स्कैल्प में डालो तो स्कैल्प की सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हालांकि तो हेयर फॉलिकल्स बनाने लगती हैं, ये क्या बनाने लगती है? हेयर फॉलिकल्स। तो हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, भैया बाल बन आ जाएंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट है, ठीक है। ओरल सर्जरी, कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में ये बहुत बड़ा स्कोप है एस्थेटिक वैल्यू के लिए, लेकिन बहुत पेन होता है। निडल सोचो, आपके पूरे स्कैल्प में 100 से 50 बार निडल चुभाई जाती है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है स्कैल्प, तो दर्द तो होता है। हालांकि सिरिंज लगाने से पहले एलए लगाते हैं, वहाँ पर लिग्नोकेन लगाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, ताकि आपको पेन ना हो, लेकिन फिर भी पेन तो होगा, राइट। उस समय नहीं होगा लेकिन बाद में तो होगा, ठीक है। तो लेकिन इसमें सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो परेशान ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी लिखिए, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस developed by organism through production of antibody in their body, यही इंपॉर्टेंट है, in their body। अब देखो, आपने सुना होगा एंटीबॉडी बनाने के लिए हॉर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, काउज का इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं, फिर वो निकाल लेते हैं, फिर इंसान की बॉडी, मतलब जो आप एंटीबॉडीज़ लेते हैं सीरम मेडिसिन के तौर पर, वो किसी और की बॉडी में बनी हुई एंटीबॉडी है। बात समझ में आ रही है? वो किसी और की बॉडी में बनी हुई एंटीबॉडी है। जैसे इंसुलिन बैक्टीरिया माइक्रोब्स की बॉडी में बनी हुई प्रोटीन है, जो कि आपकी बॉडी में डाली जाती है एज एन एंजाइम, राइट। इसी तरीके से बहुत सारी एंटीबॉडी, जैसे बैक में जो टिटनस के लिए खिलाफ एंटीबॉडी है, या एंटीवेनम, सांप ने काटा, सांप के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी। अब देखो, ये सांप किसी और को कटवाया गया, आप मेरी बात को समझें, आपको कोबरा ने काट लिया। किसने काट लिया? कोबरा। कितने दिन देर तक जिंदा रहोगे? आधा घंटा हार्डली। अब आधे घंटे के अंदर डॉक्टर के पास पहुंच गए तो बचे कैसे? तो वेनम के खिलाफ जो एंटी वेनम है वो ऑलरेडी बनी बनाई थी, वो साइड सीधे आपको पता है कहाँ डाल दिया? सीधे आपकी वेन में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? वेन। और वेन, अब यहाँ पर देखो आईवी चढ़ रहा है, आईवी 3 तरीके का। अब यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ भी हो सकता है,
कहेंगे सर हमारी मसल्स में लगा दीजिए, इंट्रामस्कुलर हो सकता है जैसे टिटनस का इंजेक्शन लगाते हो, इंट्रावेनस होता है तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है कि कितनी तेजी से आपको बायो अवेलेबिलिटी चाहिए ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी का ड्यूरेशन डिसाइड करता है कि कैसे आप देंगे, कितनी देर तक आपकी बॉडी में रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग देने का ऑर्गन कहाँ है। जैसे कभी कभी वॉमिटिंग वाली जो मेडिसिन होती है वो सब लिंगुअली जीभ के नीचे रखने को बोलते हैं, सुना है, जीभ के नीचे रख लो, ठीक है। ऐसे बहुत तरीके होते हैं, सब लिंगुअल मोड है, सुपार्टिव, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जितनी जल्दी चाहिए उतने ऐसे रूट का यूज़ करेंगे जहाँ हमारे पूरे ऑर्गन में वो चीज़ पहुँच जाए। तो वेन में डालोगे तो वो तुरंत आपके पूरे ब्लड, क्योंकि वो पूरा कनेक्टेड है, तो आपके टारगेट ऑर्गन्स पर जल्दी जल्दी पहुँच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ गई इम्यूनोलॉजिकल, यहाँ पर आ गया एंटीबॉडी। अब आती है अगली बात, चलो इसमें दो बात लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ से लिखो, अभी मैं इरेज कर दूंगा। इट इज लाइफ टाइम इम्यूनिटी, मतलब लॉन्ग लास्टिंग। अगला, इट इज स्लो, ये इंपॉर्टेंट था, प्लस टेक टाइम टू शो फुली इफेक्टिव रेस्पॉन्स। क्या मेरी बात समझ आ गई? जिसको लिखना हो ऐसे लिखना हो, मतलब आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज स्लो एंड विल टेक टाइम टू शो फुली इफेक्टिव रेस्पॉन्स। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाएं? हेडिंग डालिए पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, नोट कर लीजिए। बस आप लिख लीजिए, चाहो तो मेरे वाले बच्चे चाहें नीट वाले डायरेक्ट वही लिख लें, इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंट डेवलप बाय, लिखना हो तो लिख लो, बट काम की चीज़ सिर्फ ये है, ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। ठीक है, डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी। इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी। तो पहले से प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट है मार्केट में, आपको बीमारी हुई जैसे कैंसर, कैंसर के केस में प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज सेल्स प्रेजेंट है ना, CD8 सेल्स याद है, पढ़ाया था, वो मार रहे थे, किल कर रहे थे, इंटरल्यूकिन्स के बारे में बात की थी, इंटरफेरॉन्स के बारे में बात की थी, तो पहले से प्रेजेंट है, तभी तो वो बहुत महंगी मिलती है। बहुत सारी बीमारियों की एंटीबॉडी बहुत महंगी आती है, क्योंकि उनको दूसरे की बॉडी, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनाया जा रहा है, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको उसकी क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, सिर्फ काम की चीज़ को लेते हैं, जो काम की चीज़ नहीं उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके बाद हाँ प्रोसेसिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, प्रोसेसिंग। क्या कह रही थी तुम बेटा? हाँ तो कीमो तो यही हुआ ना, एंटीबॉडीज या कीमोथेरेपी बेटा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर दो बात आई है, हालांकि आपके लेवल पे तो बहुत छोटी सी बात है, आपके लेवल पे दोनों एक ही बात है। एक है नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब आप रियल लाइफ में इनकाउंटर हुए किसी पैथोजन से, तब आपकी बॉडी ने जो बनाया। अभी आपको कोविड था क्या? नहीं, लेकिन फिर भी आपको वैक्सीन दी गई, वैक्सीन के फॉर्म में सबसे कमजोर कोविड वायरस द्वारा जो प्रोटीन बनाई जा सकती थी, उस प्रोटीन को बना करके आपकी बॉडी में डाल दिया, और आपकी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करने लगी, उसके अच्छा, एंटीजन इज अ प्रोटीन,
एंटीजन भी तो प्रोटीन ही है। अब दूसरे का है बॉडी, उसने जैसे डाला, उसने अपना टॉक्सिन रिलीज करना शुरू किया, बॉडी ने कहा दुश्मन है, हमारी बॉडी की कुछ सेल पे अटैक किया। अब उसके बाद हमारी पूरी इम्यूनिटी का सिस्टम जो था उसको बनाने का सिस्टम शुरू हो गया और उस कोरोना वायरस को, जो आपकी बॉडी में एटीन्यूएटेड कोरोना वायरस डाला गया, मतलब सबसे कमजोर फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस। हालांकि आज के टाइम पे कोरोना वायरस नहीं डालते, आज के टाइम पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा आर्टिफिशियल कोरोना वायरस बनाया जाएगा। उस आर्टिफिशियल कोरोना वायरस के अंदर जितने भी इन्फेक्टिव स्ट्रेन्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं और सिर्फ आपकी बॉडी को बीमार करने भर का उसके अंदर ट्रिगर छोड़ा जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे एक बात को समझिए कि लंग में निमोनिया, मतलब कोरोना वायरस निमोनिया भी कॉज करा रहा था, तो उसके डीएनए में जाहिर सी बात है ऐसा कोई जीन होगा जो इसके लिए प्रोटीन बना रहा होगा, जो वो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कोरोना वायरस के अंदर से ये चीज निकाल दी गई, ये वाला जीन निकाल दिया गया, ये तुमको बीमार करेगा, इन्फेक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन तुमको निमोनिया होने नहीं देगा। बात समझ रहे हो? तो इसको कहते हैं स्ट्रेन को कम करना, लेस इन्फेक्टिव स्ट्रेन। और ये आपको बीमार तो कर रहा है, तभी तो आपको फीवर आ जाता है जब आप वैक्सीन लगवा के आते हो, तो बॉडी कहती है अरे कोई बाहर का आ गया, अब बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी, एक बार उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी नहीं कि अगली बार जैसे आएगा। तो इसीलिए आपने एक शब्द सुना है हर्ड इम्यूनिटी। आपने सुना है इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो चुकी है कोविड के खिलाफ। तो बहुत से लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई फिर भी उनको बीमारी नहीं हो रही, इसे कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी। चाहे अनचाहे आप लोगों ने रियल में कोरोना वायरस के कांटेक्ट में कोई ना कोई, हर कोई आया, ठीक है, और हर कोई आया मतलब आप आए और आपकी बॉडी ने थोड़ी मोड़ी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, थोड़ा मोड़ा बीमार हुए, लेकिन बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा था तो उसने उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करके एंटीबॉडी बना दिया बिना वैक्सीन लिए। इसे कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी। पूरे आपने सुना होगा उस समय एक टाइम न्यूज में फ्लैश होता था कि इंडिया में हार्ड इम्यूनिटी आ गई इस स्ट्रेन के खिलाफ। दिस हार्ड इम्यूनिटी इज जनरलाइज्ड इम्यूनिटी। ठीक है, चले आगे की बात करें। वैक्सीनेशन नोट कर लिया था कि नहीं? चलो ये देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको एक्वायर्ड में ही आता है, कोई मतलब नहीं लिखने का। लिखा हुआ है कि अगर नेचुरली आपको इन्फेक्शन हो रहा है और आप उससे रिकवर हो रहा है तो आपकी बॉडी में नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो चुकी है। जैसे किसी इंसान को स्मॉल पॉक्स हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, तो उसकी बॉडी में जो बीमारी, एक बार चिकन पॉक्स होता है दोबारा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लिखा है कि इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यू टू इनॉक्यूलेशन ऑफ वीकेन एंटीजन। वीकेन एंटीजन मतलब एंटीजन का सबसे वीक फॉर्म हमने आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, अब आपकी बॉडी उससे धीरे धीरे ट्रेन हो रही है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका एग्जांपल है वैक्सीनेशन, वहीं पे लिख लिया था ना, बस ये इंपॉर्टेंट है। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव टाइप ऑफ, देखो लिखना नहीं है, नहीं आएगा एग्जाम में, पहले बता दे रहा हूँ। खाली आप जानते रहिए कि अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया तो आपको आना चाहिए, आएगा नहीं एग्जाम में। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात आती है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ममा से बेबी में। क्या? ममा से बेबी में। तो पैसिव, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लिख लीजिए, ये लिखना चाहें तो जानते रहिए आपके ममा के कोलेस्ट्रम से। किससे? कोलेस्ट्रम, COLUSTRUM ऊपर लिखा है, थोड़ा सा डॉक्टर वाली लाइन में लिखा है। दैट इज IgA एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन A मदर मिल्क से बेबी में जाता है, और IgG प्लेसेंटा के थ्रू, जब फीटल लाइफ है तभी तो प्लेसेंटा होगा, उसी समय मदर से बेबी को जा रहा है, तभी तो बेबी को भी तो निमोनिया हो सकता है। वायरस तो इधर से उधर जा रहा है, बैक्टीरिया तो यार पार कर ही जाएगा बॉडी से, तो बेबी को निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, एनीमिया हो सकता है। इन सब बीमारियों से बचा के रखने के लिए फीटल लाइफ से ही बच्चे के बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स चले जाते हैं, इसको कहते हैं IgG। ठीक है, तो लिखा है कि प्लेसेंटा के थ्रू, और ये अब ये तो अभी पढ़ाया है मैंने। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इम्यूनाइज्ड डोनर टू ए नॉन इम्यूनाइज्ड
इंडिविजुअल, जैसे हमको टिडबैक दी गई, ठीक है, या एंटी टिटेनस सीरम दिया गया, तो हुआ क्या, मेरी बॉडी में टिटेनस के लिए एंटीबॉडी बनी हुई नहीं है, और टिटेनस की बीमारी इतनी स्लो है कि मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे टिटेनस हो जाएगा, और वो इतनी तेज ग्रो करता है कि आपको समय भी नहीं मिलेगा। प्रशांत सर कह रहे हैं क्लास ओवर करें, राइट, ठीक है। तो देखा है एटीएस एंटी टिटेनस सीरम, इसी तरीके से एंटी रेबीज, रेबीज में भी आप, वो बड़ी खतरनाक बीमारी, बॉडी बना पाए ना बना पाए, अगर हो गया रेबीज तो फिर पानी से भी डरो, हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसमें, पानी की आवाज़ से भी डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है रेबीज में, देखा है कि नहीं, ऐसे पेशेंट्स बहुत खतरनाक है। वेनम ऑफ स्नेक, एंटी वेनम उसके अगेंस्ट देते हैं। एंटीबॉडीज आर जनरली प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी ऑफ इम्यूनाइज्ड हॉर्स एंड शीप। आपने नोट किया है कि नहीं, पैसिव इम्यूनिटी नोट किया है, उसमें एग्जांपल लिखना हो तो लिख सकते हो, जो जो लाइनें अंडरलाइन है चाहो तो लिख सकते हो। तो ऐसे लिखो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, अब यहाँ पे लिख लो AATS, लिख लो एंटी वेनम, और लिख लो एंटी रेबीज सीरम। और यहाँ लिख लो किस इम्यूनाइज्ड डोनर कौन होता है, शीप और हॉर्स। बस इसी लाइन में खत्म सब, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, हो गया, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, सबने नोट कर लिया बेटा, तुम नोट कर पा रहे हो, गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां जो टॉपिक है उसी के आगे लिखना, हाँ। चलें आगे बढ़ें। तो लिखा है ना कोलेस्ट्रम में क्या होता है, IgA एंटीबॉडी मदर मिल्क में, इसीलिए लोग कहते हैं कि 6 महीने तक, नहीं नहीं ये गलत है। क्या टाइम हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम है, जस्ट 50, राइट, एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं बेटा इतनी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बोलो। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। अब देखो कई बार तो आप लोग इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी लोग हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, अलग अलग क्राइटेरिया पे, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। नाउ द नेक्स्ट बेसिस इज टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इवोक्ड। अब इस बेसिस पर इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैसी होती है, नोट करो, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। भैया लक्ष्य बड़ा है तो तपस्या भी ज्यादा करनी होगी। जब तालाब वालाब सूखता है तो छोटी मोटी पूजा कर लेते हैं, और जब पूरा राज्य सूख जाता है तो यज्ञ करते हैं, समझ रहे हैं। हाँ तो ये यज्ञ जैसी सिचुएशन है, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे अगर इतना लाइट माइंड से आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे लगता है पता नहीं कितने लोग आपसे आगे हैं, राइट, ठीक है। चलिए CMI लिख लो बेटा और ह्यूमोरल इम्यूनिटी लिख लो। अब बताती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी का क्या मतलब है। मतलब लिखो, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज दैट आर रिलीज्ड इनटू फ्लूइड ऑफ द बॉडी, फ्लूइड को ही ह्यूमर कहते हैं। अभी बॉडी फ्लूइड्स क्या क्या हैं, जैसे कि प्लाज्मा, लिम्फ एटसेट्रा, इनको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं।
plasma, lymph, CS of cerebrospinal fluid, EC of extracellular fluid. It is due to interaction of B cells with antigen. फ्री एंटीजन लिखो, एंटीजन लिखो, एक ही बात। आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म जान लीजिए, एग्जाम में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स होते हैं, इनको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। इस जगह पर ये जो फ्री एंटीजन होते हैं ये बाइंड करते हैं एंटीबॉडीज के साथ, जो कि मैच्योर बी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज ये एंटीजन को फैगोसाइटोस कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं, और इसके बाद ये क्या करते हैं, एंटीजेनिक फ्रैगमेंट, दे डिस्प्ले द एंटीजेनिक फ्रैगमेंट ऑन देयर मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ क्लास 2 MHCs। ठीक है, देन एप्रोप्रिएट हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज देम एंड इंटरैक्ट विद द एंटीजन MHC2 कॉम्प्लेक्स एंड रिलीज द टाइप ऑफ इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन मतलब क्या होता है, इंटरल्यूकिन क्या है, साइटोकाइंस है। क्या है, साइटोकाइन। अभी देखो, ये इंटरल्यूकिन दूसरी बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और उसके खिलाफ अब बी सेल्स दो तरीके का काम करती हैं, या तो वो मेमोरी सेल्स भी बना लेती हैं, और प्लाज्मा, मतलब कल को दोबारा कभी वो पैथोजन आएगा तो उसके खिलाफ मेमोरी ऑलरेडी बनी हुई है, तुरंत ये इस टाइप की प्लाज्मा सेल्स बनेंगी और उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती हैं। ठीक है, और लिखा भी है दे आर फाउंड इनटू द प्लाज्मा और द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। राइट, ये आपको आना चाहिए। अब इनका काम क्या है, देखो क्या कर रहे हैं, ये जो एंटीबॉडीज बनी, ये जो प्लाज्मा सेल है, इन्हीं को एंटीबॉडी कहते हैं। दे ऑप्सोनाइज एंड इमोबिलाइज द बैक्टीरिया, जाएंगे पकड़ के मार देंगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग द क्रॉस लिंकिंग एंटीजन एंड लीडिंग टू द एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनिन रिस्पॉन्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। क्या, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन को एग्लूटिनिन रिएक्शन कहते हैं। अब बात आते हैं कि ये फैगोसाइटोसिस को एक्टिवेट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। देख लो ह्यूमरल इम्यूनिटी में, देखो किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। ये देखो, ये फ्री एंटीजन था, और इस पर जाकर के कौन बाइंड किया, मैच्योर बी सेल्स बाइंड की। अब इन्होंने CD4, व्हाट इज CD4, इट इज हेल्पर टी सेल। राइट, हेल्पर टी सेल को CD4 सेल्स कहते थे, याद है। और ये जो सेल्स है ये इंटरल्यूकिन रिलीज कर रहे हैं। क्या रिलीज कर रहे हैं, इंटरल्यूकिन दो काम कर रहे हैं, मेमोरी सेल बना रहे हैं और प्लाज्मा सेल बना रहे हैं। और ये जो प्लाज्मा सेल है यही एंटीबॉडी है, और ये जाकर के अब आगे की नई सेल्स को, नए वायरसेस को, नए एंटीजन को इन्फेक्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं। ठीक है, चलो ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आर एक्टिवेटेड T cells, NK cells, ठीक है, एंड ठीक है, immunity mediated by the activated cell, immunity mediated by activated T cells and NK cells। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है effective against exogenous and endogenous antigens। एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों तरीके के एंटीजन के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात थी, does not involve in production of antibodies।
antibodies does not involve in production of antibodies. ठीक है, आगे बढ़ जाओ, नोट करें। अब इसका मैकेनिज्म सिखा दे रहा हूँ और आप देख लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वीडियो देख करके नोट्स में अपने लिए स्पेसिफिक पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है, आपको आता है, आप लोग बहुत तेज हो। ठीक है, बढ़ाएं। नदीम आ रहा है, चीज़ें क्लियर हैं, आज की क्लास समझ आ रही है पुराने टाइम से? चलो गुड। अब यहाँ पर देखो कैसे इस तरीके से ये काम करती हैं। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, एपीसीज होती हैं, एपीसीज प्रोसेस द एक्सोजीनस एंटीजन, whereas altered self cell process the endogenous antigen। ठीक है, अब यहाँ पर आ रही है कि APCs एंड ASCs, ठीक है, द प्रोसेस्ड एंटीजेनिक फ्रैगमेंट, APCs या ASCs की सरफेस पर, जिस तरह पुराने में था सरफेस पर एंटीजन डिस्प्ले हो रहा था, उसी को बी सेल्स रिकॉग्नाइज कर रही थी। आज भी यही होगा कि जो APCs की सरफेस पर एंटीजन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उस टुकड़े को रिकॉग्नाइज करेगी टी सेल, और उस टुकड़े को रिकॉग्नाइज करने के बाद टी सेल्स क्या करें, लिखा भी है, टी सेल जो है वो बाइंड करेगी APCs और ASCs के ऊपर, और ये नए वे क्या होंगे, एक्टिवेटेड टी सेल्स बनाएंगे और मेमोरी टी सेल्स बनाएंगे। अब बात आती है कि एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल कई तरीके के इंटरल्यूकिन्स को सिक्रीट करेगा। ठीक है, अब ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को ट्रिगर करेगा, ट्रिगर स्टिमुलेट काम करता था, इंटरल्यूकिन साइटोकाइन था ना, साइटोकाइन क्या करता था, स्टिमुलेट करता था लिम्फोसाइट्स को। यहाँ पर ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, किलर सेल को स्टिमुलेट करेगा, और वो क्या करेगी, उसको काम तमाम करेगी। ठीक है, और ये कौन कौन से, अब जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये कैसे किसी सेल को मारेगी, वो क्या करेगी, परफोरिन और ग्रेनेजाइम एंजाइम रिलीज करेगी। परफोरिन क्या करेगी, एंटीजन की बॉडी में परफोरेशन करा देगी, छेद कर देगी। अब किसी बॉल के अंदर छेद कर दोगे तो अंदर की हवा बाहर आ जाएगी, इसी तरीके से किसी सेल को में छेद कर दोगे तो अंदर का साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। जिंदा बचेगा कि नहीं, साइटोप्लाज्म की वजह से ही तो सेल जिंदा है, मर जाएगा। ठीक है, तो लिखा भी है पोर्स क्रिएट कर रहा है, लिखा है ना इन्फेक्टेड सेल में। और जो ये ग्रेनेजाइम ये इन्फेक्ट करेंगे, परफोरेशन करेंगे एक्टिव प्रोटीन कैस्पेज और एपोटोसिस। ठीक है, एपोटोसिस का मतलब क्या है, सेल्फ लिसिस, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स। तो एनके सेल जो है बिल्कुल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की तरह काम करती हैं। देख रहे हो, देखो छेद हो गया, दिख रहा है, बड़ा करके दिखाएं, ये देखिएगा, एपीसीज हैं, एक्सोजीनस एंटीजन है, एपीसीज हैं। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स आई, हेल्पर टी सेल्स ने क्या किया, इंटरल्यूकिन सिक्रीट किया, इसने एक्टिव किया टी सेल्स को, टीसी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, किसको एक्टिवेट किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल ने क्या रिलीज किया, परफोरिन रिलीज किया, और इसके साथ साथ यहाँ पर देखो मेमोरी सेल्स भी बनाई, कल को दोबारा अगर कोई आता है तो। अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, इसने दो काम किया, पोर क्रिएट किया और ग्रेनेजाइम्स बनाए। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि यहाँ पोर सारा साइटोप्लाज्म बाहर, और द डाइंग ऑफ द इन्फेक्टेड सेल इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। ठीक है, चाहिएगा तो फ्लो चार्ट आप लोग बना करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी पढ़ लें। हाँ, क्या करेंगे, अभी तो 8 भी नहीं बजा है। अरे तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब पढ़ते हैं वैक्सीनेशन। क्या पढ़ते हैं, वैक्सीनेशन। छोटा सा टॉपिक है, अब छोटे से टॉपिक के लिए क्या रोकोगे। अब मुझे कभी एक क्लास मिल जाएगी तो मैं एक अलग से टॉपिक है वो ड्रग के ऊपर पढ़ा दूंगा। ठीक है, जाओ बेटा जाओ, छुट्टी हो गई तो, इतनी जल्दी में हो तो फिर क्या पढ़ोगे। ठीक है, टॉपिक कवर हो रहा है, आज इम्यूनिटी खत्म करनी है तो 2 मिनट 5 मिनट रुक जाओगे तो कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब लिखिए वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम।
बेस्ड है प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसी की वजह से आप लोगों को बूस्टर डोज लग रहे होंगे कोविड के, बहुत सारे लोगों को लगा होगा नहीं बूस्टर। आगे बढ़े, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। चलिए अब इसमें इस प्रोसेस में होता क्या है, अगला पॉइंट लिखिए, देखिए प्रोसेस। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजेन, इन्हीं को हम कहते हैं वैक्सीन या एंटीजेनिक प्रोटीन। क्यों हम वैक्सीन में एंटीजेनिक प्रोटीन डाल रहे हैं ना कि वायरस डाल रहे हैं? क्योंकि उनका डीएनए है। अगर प्रोटीन डाले हो तो लिमिटेड इन्फेक्ट, जब तक प्रोटीन उसकी बॉडी में रहेगी तभी तक नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर डीएनए डाल दिए तो भैया वो मल्टीप्लाई करके बहुत सारे वायरस, बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारा नुकसान। इसीलिए पहले पोलियो के ड्रॉप डाले और सुनते होगे कि पोलियो ड्रॉप पोलियो हो गया। नॉर्मल अच्छा खासा हंसता खेलता इंसान था और उसने पोलियो ड्रॉप पिया और उसको पोलियो हो गया, सुना नहीं क्या कभी? जो बहुत वीक बच्चे होते थे जनरली उन्हीं में ये होता था। होता क्या था, पहले जो वैक्सीन होती थी उस वैक्सीन में सबसे वीकेंड वायरस डालते थे, तो वो वायरस ही था लेकिन वो नॉर्मल पॉपुलेशन को बीमार नहीं कर सकता था। लेकिन तुमने सुना होगा अक्सर पोलियो सिर्फ उन्हीं बच्चों को हुआ जो बहुत ज्यादा कमजोर थे, जो अंडरवेट थे, जो बहुत ऐसी जगह पे रहते थे, जो माल न्यूट्रिटेड थे, जिनको बहुत कम न्यूट्रिशन मिलता था, जो बहुत वीक थे, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी। लेकिन आज के टाइम पे कोविड की वैक्सीन में सिर्फ प्रोटीन दे रहे हैं तुमको कि इसका इन्फेक्शन हो, तुमको इन्फेक्शन बड़े लेवल पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोटीन थोड़ी सी दे रहे हैं भाई, और दोबारा प्रोटीन बन नहीं पाएगी बॉडी में, तो वो जितना बीमार कर पाएगी उसके बाद बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटीन देते हैं ना कि एटीन्यूएटेड पैथोजन। ठीक है, अब दीज इंट्रोड्यूस्ड, देखो इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी ऑफ होस्ट। ठीक है, अब होस्ट की बॉडी में डाल दिया, देखो तो होस्ट की बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, और अब इसके बाद एंटीबॉडी बनाएगी तो आप लोगों ने सुना ये बी सेल्स या टी सेल्स होंगी, तो वो मेमोरी सेल जरूर बनाएंगी, और मेमोरी सेल दोबारा कभी ये वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, माइक्रोब आएगा, तो उसके खिलाफ तुरंत जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या बी लिम्फोसाइट बना देगी। तो लिखा है ना। अब उसी दो फ्लो चार्ट बनाया था ना, उसी के नीचे तीसरा एरो बना करके लिखिए, इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ appropriate antibodies in host, appropriate antibody plus memory T cells। इसी को तुम क्या कहते थे? हेल्पर टी सेल, टी हेल्पर सेल। अब अगला पॉइंट, ऑन सब्सीक्वेंट, मतलब दोबारा से कभी ऐसा हुआ एक्सपोजर। अब चाटा तेज मारोगे कि धीमे? जल्दी रिस्पांस करोगे कि देर से? जल्दी। तो क्या हो गया कि सब्सीक्वेंट एक्सपोजर पे ये जो मेमोरी, अब जो तुम्हारे दिमाग में मेमोरी बनी थी, मेमोरी सेल रिकॉग्नाइज पैथोजन क्विकली, plus overcome invader with rapid plus massive production of antibody। बात समझ में आ गई?
अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस टॉपिक खत्म, आखिरी पॉइंट लिख रहे हैं, हो गया, इसका आगे हो जा सकता है। तो वैक्सीनेशन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की इनेट, एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी उसको दी नहीं जा रही है। अरे लिख लो मेरे भाई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। थैंक यू। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? जय बेटा, कुछ नहीं।